देखिए द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 एक द्विघात समीकरण है। इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ये है एक बहुपद जो द्विघातीय बहुपद है और जिसे 0 के बराबर रख लिया। बहुपद के बारे में आप कक्षा 9 में पढ़ के आएंगे। तो द्विघातीय बहुपद इसी रूप का होता है। द्विघातीय बहुपद को 0 के बराबर रख लेंगे तो क्या बन जाती है? द्विघात समीकरण। यह है आपकी द्विघात समीकरण, जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस द्विघात समीकरण में हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी घात इसमें 2 है। एक चर है। चर कौन है इसमें? x। चर होता है, इसके मान में परिवर्तन होता रहता है। हर सवाल में x का मान अलग अलग निकल सकता है। x का मान इसमें बदलता रहेगा। तो चर कौन है इसमें? x की घात 2 का गुणांक कौन है? गुणांक मतलब गुणा करने वाला अंक। x की घात 2 को कौन गुणा कर रहा है? 1। तो x की घात 2 का गुणांक है इसमें 1। x का गुणांक x का गुणांक है b और अचर पर c। अचर पर आपके पास c। तो ये द्विघात समीकरण है। ये इसमें व्यवस्था है। इसमें एक चर x होता है, उसमें x की घात 2 सबसे बड़ी घात होती है। ठीक है, कोई भी x की घात 2 है, 1 है और अचर पर जिसमें x नहीं। इसके अलावा कोई व्यवस्था आ जाएगी तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगी। और ये द्विघात समीकरण तभी तक होगी जब तक a का मान 0 के बराबर नहीं। अगर a का मान 0 हो गया तो x की घात 2 का गुणांक 0 हो जाएगा, ये पर 0 हो जाएगा, फिर सबसे बड़ी घात 1 हो जाएगी, तो द्विघात नहीं है। तो इसका मतलब वो द्विघात नहीं होगा। यानी ये समीकरण द्विघात समीकरण तब तक बनी रहेगी जब तक a का मान 0 के बराबर नहीं। जैसे ही a का मान 0 हुआ ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। a b c क्या है? यहाँ पर a, b तथा c वास्तविक संख्याएं हैं। यानी x तो चर हो जाए जिसका मान सवाल हल करने में निकलेगा, और a b c जो होंगे वो क्या होंगे? वास्तविक संख्याएं होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक द्विघात समीकरण हमने ले ली 3x की घात 2 प्लस वर्गमूल 2x प्लस 5 बराबर। इसमें हम देख रहे हैं कि x की सबसे बड़ी घात x की 2 है, x की घात 2 का गुणांक 3 है। a का मान कितना हो गया? a का मान कितना आ गया? 3। x का गुणांक वर्गमूल 2 है, x का गुणांक क्या कहलाता है? b। b का मान कितना आ गया? वर्गमूल 2। अचर पद c और यहाँ अचर पद कितना है? कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें बताओ जरा। इसमें a का मान, b का और c का, इसमें बताओ a का मान, b का और c का। ये सबको क्लियर हो गई बात? अब सवाल ये आता है कि जैसे ये तो हमने व्यवस्था पहले भी कहीं देखी है। जैसे हम एक सवाल यहाँ लिख रहे हैं 4.1 एक्सरसाइज देखिए, इसका पहला ही सवाल है x प्लस 1 की घात 2 बराबर 2 गुणा x प्लस, और ये कह रहा है जांच करो कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। अगर द्विघात समीकरण है तो इस रूप में होगी। इसमें b और c दोनों का मान 0 हो सकता है c का मान 0 हो सकता है b का मान 0 हो, लेकिन कभी भी a का मान 0 नहीं। a का मान अगर 0 हुआ तो द्विघात समीकरण नहीं है। हल करते हैं। a प्लस b की घात 2, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab बराबर 2x प्लस 3 दूनी 6, 2x इधर लाओगे माइनस का, दोनों कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? a का मान कितना है? b का b x का गुणांक है, x इसमें है ही नहीं तो b का मान कितना होगा? और c का। अब बताओ द्विघात समीकरण है या नहीं? द्विघात समीकरण में दो ही स्थितियां हैं। पहली बात तो उसमें चर होना चाहिए एक, वो द्विघात
और दूसरी बात, जो चर की अधिकतम घात है वो 2 होनी चाहिए। तो दोनों स्थितियां संभव हो रही हैं यहाँ पर। चर एक ही है और चर की घात कितनी है? 2 अधिकतम घात, तो ये द्विघात समीकरण है। अतः x प्लस 1 की घात 2 बराबर 2 गुणा x प्लस 3 द्विघात समीकरण। आगे बढ़ते हैं इसमें। ये सवाल दिया है इसने, छठा सवाल, x प्लस 2 की घात 3 बराबर 2x गुणा x स्क्वायर। कह रहा है इसे चेक करो, द्विघात है। तो पहले हल करके बराबर में 0 रखेंगे, सारा सवाल इधर ले आओ जितना भी। तो a प्लस b की घात 3 आप जानते हो कितना होता है? a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a गुणा b गुणा a प्लस b। याद है फार्मूला? a प्लस b की घात 3, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab गुणा a प्लस b। ये अंदर गुणा कर दो, ये कितना हो गया भाई? x की घात 3 प्लस 8 प्लस 3 दूनी 6, x की घात 2 3 दूनी 6 दूनी 12x बराबर 2x की घात 3 माइनस 2x। इसको इधर ले आओ, ये x की घात 3 2x की घात 3 इधर आएगा और ये 1x की घात 3 है। 1 में से 2 घटाओगे कितना आएगा? माइनस का 1 है ना, प्लस 6x की घात 2 अपनी जगह रहा। ये माइनस का 2 इधर आके प्लस होगा, 12 और 2 14x और कितना बचा? प्लस 8। अब बताओ क्या द्विघात समीकरण है? क्यों? क्योंकि इसमें x की सबसे बड़ी घात 3 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं। इसकी घात है 3, अतः यह है द्विघात समीकरण नहीं। यहां तक कोई समस्या? क्या हुआ? कुछ गड़बड़? मुझे लगा आपस में बात कर रहे हो। दूसरा देखते हैं, दूसरे का चौथा सवाल है। किताबें निकाल लो, सब लोग किताब में देखेंगे, सब किताबें देखेंगे। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है और पूछा क्या है इसमें? रेलगाड़ी की चाल पूछी। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर, क्योंकि जो निकालना है उसको मान लो। प्रतिबंध क्या है? यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वो दूरी करने में 3 घंटे ज़्यादा लेती। बात ठीक है। आप साइकिल से आओगे जल्दी आ जाओगे, पैदल आओगे देर में आओगे। चाल बदल गई आपकी। साइकिल से ज़्यादा देर चलते हो या पैदल? पैदल या साइकिल से? साइकिल से। साइकिल से आप ज़्यादा तेज चलते हैं तो इसलिए आप जल्दी आ जाते हैं। यानी आपकी चाल अगर बढ़ रही है तो समय कम लग रहा है। दूरी तो उतनी है, घर की और स्कूल की दूरी बदलती थोड़ी है। या बदल जाती है किसी की? कहीं और जाकर फिर घर जाओ तो बदल जाएगी। और एक ही रास्ते से रोज आ रहे हो तो घर की और स्कूल की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर आप साइकिल से आओगे तो जल्दी आ जाओगे और पैदल आओगे तो देर से आओगे। इसका मतलब चाल में परिवर्तन से समय में परिवर्तन हो जाता है अगर हम कोई एक समान दूरी तय। ये बात दिमाग में बैठ गई? अच्छा, एक फार्मूला बड़ा फेमस है, सबसे पहले बच्चों ने शायद जिंदगी में यही फार्मूला पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसके अलावा कोई पढ़ा है? सबसे पहले यही पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अगर इसे मैं तिरछी गुणा कर लूं तो चाल गुणा समय किसके बराबर आएगा? चाल गुणा समय आ जाएगा किसके बराबर? दूरी के बराबर। और चाल गुणा कर रहा है इधर जाके भाग कर रहे तो समय किसके बराबर आ जाएगा? समय आ जाएगा आपका दूरी बटे चाल। ये 3 फार्मूले 3 तरीके से आप प्रयोग करेंगे सवालों में। अब हम सवाल में हल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल हम पढ़ते हैं कि भाई एक समान दूरी जो है, और कैसी दूरी है ये? निश्चित दूरी है, कोई परिवर्तन इसमें नहीं हो रहा है।
और ये दूरी है आपकी 480 किलोमीटर। चलिए, अब क्या हुआ, अगर ये दूरी एक समान चाल यानी जो रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा उस चाल से तय हो रही है तो समय कितना लगेगा? समय बराबर आपने कहा दूरी बटा चाल। अब जो चाल लोगे, साइकिल की चाल लोगे, साइकिल का समय निकलेगा, और पैदल की चाल लोगे तो पैदल का समय निकलेगा। तो रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रेलगाड़ी को 480 किलोमीटर दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में लगा समय कितना होना चाहिए? दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 480 और चाल कितनी है? और उत्तर कितना आएगा? क्योंकि चाल आपकी किसमें दे रखी है? किलोमीटर प्रति घंटे। चाल मीटर प्रति सेकंड होती तो समय सेकंड में। अब हुआ क्या, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो नई चाल कितनी होगी? बताइए कितनी हो जाएगी? पहले x थी उसमें से 8 कम हो गई, किलोमीटर प्रति घंटा। इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअली कितनी h मतलब 8 घंटा। अब नया समय भी निकलेगा, ठीक है? तो समय कितना निकलेगा? नई चाल द्वारा 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। भाई समय का फार्मूला थोड़ी बदल जाएगा, दूरी बदल नहीं रही है, चाल कितनी हो गई? x माइनस। इस समय और पहले वाले समय में जो अंतर है वो कितने घंटे का है? प्रश्नानुसार समय अंतर जो है दोनों स्थिति में वो है कितना? 3 घंटे। तो चाल कम हो जाएगी तो समय ज्यादा लेगी ना, तो चाल कम होने वाला समय ज्यादा होगा या ज्यादा चाल वाला समय ज्यादा होगा? चाल कम होने वाला। यदि ये वाला समय और ये वाले समय में कौन सा समय ज्यादा होगा? ऊपर वाला समय ज्यादा होगा, नीचे वाला समय ज्यादा होगा। दोनों बता दी तुमने। भाई अगर किसी संख्या का अंश समान है तो जिसका हर छोटा होता है वो भिन्न बड़ी हो जाती है। या बचपन में पढ़ के आए कि यदि कोई भिन्न है उसमें उसका अंश समान है तो उस भिन्न में जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी। ये तो गणित है। और एक सामान्य अभी इतनी देर से हम तुम्हें बता रहे हैं कि भाई जब इसकी चाल कम होगी तो कम चाल में अगर समान दूरी आप तय कर रहे हो, जैसे आप पैदल आ रहे हो तो जितनी दूरी तय जितने समय में तय कर रहे हो, साइकिल से आ रहे हो जितने समय में तय कर रहे हो, तो जब आपकी चाल बड़ी होती है तो समय कम हो जाता है, और चाल कम होती है तो समय तो इसका मतलब ये वाला समय ज़्यादा है और ये वाला समय कम है, और दोनों का अंतर कितना है? 3 घंटे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 480 बटे x माइनस 8 और 480 इन दोनों का अंतर कितना है? अब इसे हल करके हम एक द्विघात समीकरण बना देंगे। वही हमारा सवाल है कि खाली उसने हल नहीं करवाया, केवल कहा है कि द्विघात समीकरण। तो यहाँ से 480 तो ले लो कॉमन, कितना बचा? अब इनका ले लो एलसीएम। एलसीएम लेने का क्या तरीका बताया था कि दोनों को गुणा करके लिखो, ऐसे तो बताया था। और इसके हर की गुणा इसके अंश से कर दो और इसके हर की गुणा इसके अंश। सबसे बढ़िया, जब भी आपको परिमेय संख्याओं में एलसीएम लेना है दोनों की गुणा करके लिखो, और इसके हर की यहाँ गुणा कर दो माइनस इसके हर की यहाँ गुणा, ब्रैकेट में करेंगे ये याद, ठीक है? अब हल करो इसे। हल कहाँ करें? इधर करें।
वहां से सवालों में इधर लेके आ रहे हैं, याद रखिए। तो ये आ जाएगा आपके पास 480। एलसीएम आया था x माइनस 8 गुणा x और ये था x माइनस x प्लस 8 बराबर 3 से दोनों तरफ भाग अगर हम कर लें तो ये 3 कम 3 हो जाएगा और ये 3 से कट के 3 कम 3 3 से 18 और x में जाएगा 0। कितना बचा ये 160 गुणा 8 बराबर 1। ये 3 गुणा करने का चला जाएगा, इसको गुणा करोगे तो ये आएगा x की घात 2 माइनस 8x और ये आप लिखोगे इसको उधर ले जाओ, प्लस का इधर ले जाके माइनस कर दो। ठीक है, तो आपके पास ये द्विघात समीकरण बनकर आ गए जो इस सवाल की स्थिति की द्विघात समीकरण हुई। क्लियर हो गई बात? नोट कर लीजिए इस प्रश्नावली